नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सीटेट की मैथ्स की एक महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी के साथ हूं। मैथ्स को लेकर के मैंने आपको अपनी कुछ प्लानिंग, अपनी कुछ बातें बताई थी। हमारे प्रैक्टिस सेशंस, हमारी एक्टिविटीज़ जो एग्ज़ाम को लेकर के अभी इस समय अब टारगेटेड है, फोकस्ड है और हम इसमें बहुत ही एक्टिवली काम करने चल रहे हैं, सीरियसली काम करने जा रहे हैं। अब अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे से लाइव सेशंस भी देखेंगे। पूरा मॉडल पेपर मेन चैनल पे आपको दिखेगा। उसमें सारे विषय टीचर्स आपके साथ रहेंगे, पीआरटी को लेकर, प्राइमरी को लेकर के। आज मैं यहाँ पर सीटेट की मैथ्स को लेकर के जो सेशन लेने जा रहा हूँ, बाकी जो मैं लेता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का रहेगा। इसमें आपको जूनियर और प्राइमरी का जो डिफरेंस है वो बाई क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड टोटली हैं। आपको पैटर्न रिलेट करेगा, आप समझ पाएंगे, नेचर समझ पाएंगे और उसके हिसाब से आप अपने आप को परीक्षा से रिलेट कर पाएंगे। मैंने कुल 15 क्वेश्चंस लिए हैं, सबके स्टैंडर्ड अलग अलग प्राइमरी और जूनियर के हिसाब से कैटेगराइज यहाँ पर रहेगा और मैं कर भी दूंगा बाय एक्सप्लेनेशन, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब डेली की डेली यह एक्टिविटी आपको दिखेगी। आज से तो मैं प्रयास शुरू कर रहा हूँ और डेली की डेली यह एक्टिविटी टिल द एग्जामिनेशन, जब से आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है वो तब तक रहेगी। उसके बाद हम एनालिसिस पर काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर होगा, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। यह क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बोर्ड पर, यह जूनियर में भी पूछा जा सकता है। हालांकि यह क्वेश्चन प्राइमरी से रिलेट करेगा लेकिन जूनियर में भी पूछा जा सकता है। आप समझिए क्वेश्चन है क्या। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 25 है, 34 है, 22 है, 15 है, 30 है। पूछा गया इनके गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। मतलब नंबर आप जीरो से हमें फाइंड करना इन द प्रोडक्ट, इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। नंबर आपके पास क्या है, 25 है, 34 है, 22 है, 15 है और 30 है। पहली बात तो एक बात यहाँ पर, पहली चीज़ तो ये कंफर्म होना चाहिए कि कभी भी कोई प्रोडक्ट है तो उसके एंड में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट में गुणे में हम जीरो अंत में तभी पाते हैं जब 10 एज ए फैक्टर हो। एज ए फैक्टर मतलब 10 से जब तक गुणा नहीं होगा तब तक अंत में जीरो नहीं आएगा, यह ध्यान रखिएगा। 10 के आने का मतलब है कि 10 एज ए फैक्टर आने का मतलब है 2 और 5 को आना। मतलब 10 एक आया तो उसने 2 और 5 का एक पेयर लाया। अर्थात हमें समझ गए हैं कि 2 और 5 एज ए पेयर अवेलेबल होगा किसी भी प्रोडक्ट में, एज ए फैक्टर, एज ए नंबर, तभी जाकर के उसके अंत में जीरो आएगा। अब हम बात करते हैं कि हम काउंट करें कि कितने जीरो होंगे। जीरो की जो काउंटिंग होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ 5 and 2। 5 और 2 के जितने पेयर्स होंगे, जितने जोड़े होंगे, उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरोस। उतने ही जीरोस रहेंगे जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे, पेयर्स होंगे। तो अब पेयर डिसाइड करने के लिए हमें प्रत्येक नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें 5 है तो कितनी बार, 2 है तो कितनी बार। अच्छा, पेयर भी आप समझिए कि जैसे कभी हमें, मेरे पास मान लो अगर 5 शर्ट हैं, 2 पैंट हैं, अगर डिफरेंट और यूनिक पेयर बनाना चाहूँ तो 2 ही बना सकता हूँ। एक पैंट अगर मैं एक ही शर्ट के साथ पहनूंगा तो केवल पेयर 2 का बनेगा, 5 का नहीं बनेगा। तो जो 2 में मिनिमम टाइम्स अवेलेबल होता है वही पेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे 3 कुर्सियां हैं, 5 मेजें हैं तो 3 ही पेयर बनेगा। पैंट शर्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। किसी स्कूल में अगर हमें लड़के और लड़कियों के ग्रुप के हिसाब से कोई काम करना है, मैंने कहा 4 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, तो 4 ही पेयर बनेगा। जो मिनिमम अवेलेबल है उतने ही पेयर्स बनेंगे। पेयर्स ही डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, पेयर ही बताएंगे नंबर ऑफ जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेयर सेट करना है, चेक करना है कि 5 कितनी बार अवेलेबल है, 2 कितनी बार अवेलेबल है। आइए डिसाइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 25 को फैक्टराइज करिए, 5 गुणे 5, मतलब इसमें 5 की काउंटिंग 2 बार है। यहाँ पर आप देखोगे 2 मिलेगा, 2 गुणे 17 है तो 17 से कोई मतलब नहीं है, आपको 2 समझना है। यहाँ भी 2 मिलेगा, 2 गुणे 11 होगा तो 11 से भी कोई मतलब नहीं, एक 2 मिल जाएगा आपको। 15 की बात करिए, यहाँ पर 3 गुणे 5, एक बार 5 मिलेगा। 30 में देखिए तो 5 गुणे 6 है, 6 का मतलब 2 गुणे 3, मतलब एक बार 2 भी मिलेगा, एक बार 5 भी मिलेगा। अब अगर हम काउंटिंग किसकी करते हैं, 5 की, तो 5 देखिए कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो 5 की काउंटिंग हो गई 4 बार। हाउ मेनी टाइम्स 5 आर अवेलेबल हियर, 4 टाइम्स। 2 की अवेलेबिलिटी देखिए, 1, 2, 3, 2 की अवेलेबिलिटी हमने देखा 3 बार है, तो मेरे पास 2 अवेलेबल है 3 टाइम्स, 5 अवेलेबल है 4 टाइम्स। तो पेयर के लिए मैंने कहा जो मिनिमम टाइम्स अवेलेबल होता है वही पेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर 2 है क्योंकि वह 3 बार अवेलेबल है, तो 3 ही पेयर्स कुल बनेंगे जो कि बी ऑप्शन में आपके पास उपलब्ध है। तो बी ऑप्शन नोट कर सकते हैं, फर्स्ट के लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का माना जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा,
बोला है 3 सही 1/3, 3 होल 1/3 समकोणों का मान क्या है, इन एंगल्स कितनी वैल्यू इसकी है। तो 3 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 1 10/3। और आपको पता है कि एक समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, एक समकोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो आप इसको अगर 90 से गुणा कर दें, 10/3 था ये, इंटू 90 कर दें तो 330 जा हो जाएगा, और 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 300 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 300 डिग्री है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, दूसरा भी डन हो गया है। क्लियर हो रहा है ना, आगे बढ़िए। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा देखिए प्रॉब्लम तब तक नहीं होती जब तक नॉर्मल नंबर्स होते हैं। जैसे ऐसे फ्रैक्शन के नंबर्स होते हैं और एक साथ उनके पैटर्न जब रिपीट करते हैं ना तो कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर जितने ऑप्शंस है सब में सेम कलेक्शन है, बट उनकी पोजीशनिंग अलग अलग है। तो हमको इनकी पोजीशनिंग को सेट करना और डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी पोजीशनिंग है, कौन सा ऐसा कलेक्शन है जहाँ पे नंबर्स इंक्रीजिंग मोड में लिखे गए हैं। तो आपको इसके समझने के लिए जैसे हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, ऑप्शन वाइज जो हमारे इंक्रीजिंग प्रोसेस को, इंक्रीजिंग ऑर्डर को अगर रिड्यूस करेगा, ब्रेक करेगा, वो हमारे काम का नहीं। जैसे आप देखिए पहला अगर देखता हूं तो दशमलव के पहले 5 है, 5 है, 5 है, 5 है जो इंटीजर साइड में, तो सारे की सारे कलेक्शंस जो नंबर्स हमारे पास कलेक्शंस में अवेलेबल है, सबकी जो पॉसिबिलिटी है या जो पोजीशनिंग है इंटीजर की साइड में सेम है। तो हम डेसिमल की साइड में चेक करेंगे, जहां पे मिनिमम का फ्लो चलेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम, उसी को हम बाई ऑर्डर यहाँ पर लेके चलेंगे। जैसे 0 है, 0 है, 0 है, 3 है, 2 है, 3 के बाद 2 है। देखो दशमलव के तुरंत एक बाद 3 है, फिर दशमलव के तुरंत बाद क्या है, 2 है। तो यहाँ पर बढ़ता क्रम, घटता क्रम, बढ़ता क्रम दिख नहीं रहा है, क्योंकि 3 के बाद 2 मतलब कम हुआ है। इसकी बात किया जाए 3 है, 2 है, क्योंकि इंटीजर साइड तो चेक नहीं करना है, तो बड़ा है फिर ज्यादा है, छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता आपके लिए। देखो यहाँ पर 0 है, 3 है, 0 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो 0 है, 0 है, 0 है, 2 है, 3 है, बिल्कुल सही है। अगर शुरुआत में ही कहीं ब्रेक हो जाता तो ठीक था, नहीं ब्रेक हो रहा है तो इसको हम सही आंसर मानेंगे। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे 5.0, 5.0, 5.0, 5.2, फिर 5.3। अब आगे क्या लिखा उससे मतलब नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया है, इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइए। संख्याओं 19 और 51 के बीच कितने जुड़वा अभाज्य, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्विन प्राइम। देखिए ट्विन प्राइम, तो आप सबसे पहले प्राइम जानो कि प्राइम क्या होता है। एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, आप याद रखिए हर संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एवरी नंबर हैव द 2 फैक्टर्स। लेकिन ध्यान रखना कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा है, उसी को हम प्राइम कहते हैं। जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, इसके अलावा और वह किसी से नहीं कटती है, वही प्राइम है। आप ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। इसकी शुरुआत हमेशा कहां से होती है, 2 से होती है। कुछ लोग डाउट में रहते 1 क्यों नहीं, 1 के पास केवल अगर सेट बनाओ तो 1 ही फैक्टर है, इसलिए 1 नहीं हो सकता है। इसके 2 फैक्टर कहां से शुरू होगा, 2 से होगा। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन भी होती है, प्राइम भी होती है। 2 के बाद फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, ये सब नंबर होते हैं प्राइम। प्राइम में हमें वो कलेक्शंस देखने होते हैं जो जुड़वा भाज्य हैं, वो ऐसे कलेक्शंस हैं, ऐसे पेयर हैं जिनके बीच की जो स्पेस होती है, गैपिंग होती है, 2 की होती है। जैसे 3 और 5, देखिए कितने का गैप है, 2 का। 5 और 7 कितने का गैप है बताएं, 2 का। 11 और 13 कितने का गैप है बोलिए, 2 का। ऐसे नंबर जुड़वा भाज्य ट्विन प्राइम होते हैं, मतलब ऐसे प्राइम, इन्हें हम लोग यहाँ पर को प्राइम भी कहते हैं। लेकिन को प्राइम के साथ साथ इनकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है जिसमें इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। हमसे बोला है कि हमको 19 और 51 के बीच बताने कितने भी जुड़वा अभाज्य हो सकते हैं। आप नोटिस करिएगा तो मैं आपको क्लियर करता हूं। 19 के ऊपर और 51 तक जितने भी अभाज्य हैं, पहले मैं उनको लिख देता हूं, आप खुद ही डिसाइड कर लो कौन कौन से प्राइम ट्विन प्राइम हैं। आप देखिए 19 के बाद अगर चले 20 नहीं होगा 21। वैसे भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी प्राइम करना हो ना तो आप 6 का टेबल पढ़िए, आपको डिसाइड हो जाएगा। 6 का टेबल देखो, 19 तक जाना मतलब 6 त्रिक 18, उसको छोड़ दीजिए, अब 24 लिखिए। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छहाके 36 होता है, 6 सते 42 होता है, 6 अठे 48 होता है, 6 नवा 54 होता है। बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 51 तक वाला काम हो जाएगा। 24 के पहले एक प्राइम होगा, 24 के बाद एक प्राइम होगा। नहीं, सोचा जाता है प्राइम की पोजीशन के हिसाब से, बट 25 एक प्राइम नहीं, इसलिए ट्विन प्राइम नहीं है, काट दीजिए, नहीं है। 30 के पहले एक प्राइम होगा, 30 के बाद एक प्राइम होगा। 29 और 31 2 का गैप है, तो एक ट्विन प्राइम आपको निकल गया। प्राइम का कॉन्सेप्ट ही होता है कि 6 के टेबल में आने वाले नंबर्स के
या तो एक उससे कम रहेगा या तो उससे एक ज्यादा रहेगा। 36 के पहले एक प्राइम होगा जो कि 35 सोचा जाता है, और 37 उसके बाद रहेगा। तो 35 प्राइम नहीं है तो भी आपके कलेक्शन में नहीं आएगा। 42 के पहले एक प्राइम होगा 41, उसके बाद होगा 43, ये भी प्राइम की कलेक्शन, दोनों प्राइम है इसलिए यहाँ पर ट्विन प्राइम भी होगी क्योंकि इनका अंतर 2 का है, तो 2 कलेक्शन हो गए। 48 के एक पहले देखो 47 होता है, उसके बाद क्या होता है 49 प्राइम नहीं, ते भी अपने ट्विन प्राइम में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए इसका 53, अब आप जाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो आपको एक ट्विन प्राइम मिला 29 और 31, एक ट्विन प्राइम मिला 41 और 43, तो 2 ही ट्विन प्राइम हो सकता है किसके बीच में, 19 और 51 के बीच में। ट्विन प्राइम मतलब जिनके बीच, ऐसे 2 प्राइम जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उनकी टोटल काउंटिंग यहाँ पर 2 है, तो बी ऑप्शन इस चौथे क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल हमको बताना है। कोई ऐसे नंबर आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके कुल कितने गुणनखंड या कितने फैक्टर हैं, तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे आप, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले जो नंबर दिया होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसको कहते हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड। करा कैसे जाता है, अभाज्य संख्या अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अभाज्य संख्या से तब तक डिवाइड करते हैं, मतलब शुरुआत 2 से करें क्योंकि पहली अभाज्य 2 है, उसके बाद 3 से करें, 5 से करें, 7 से करें, इस तरह से करते हैं। मान लो पहले 2 से करें, 28 बार हुआ, फिर 2 से किया 14 बार हुआ, फिर 2 से किया 7 बार हुआ, अभी केवल 7 से होगा। मतलब आप इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या, 56 को 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणे 7 की पावर 1 56 हो गया। आपने 56 का फैक्टराइजेशन किया प्राइम, तो आपको मिला 2 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 1। कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो टोटल फैक्टर पूछा जा सकता है, इसके कुल कितने गुणनखंड हैं ये भी पूछ सकता है। इसके बाद पूछ सकता है कि इसमें जो है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके कितने सम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड हैं, उनका योग क्या है, उनका गुणनफल क्या है। तो हमसे तो फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा, योगफल क्या है। योगफल निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, बाकी सबके लिए भी अगर मैं एक सेशन लेकर के गुणनखंड एक्सप्लेन कर दूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो जरूरी है उसको आप समझ लीजिए, बाकी कोई जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। हमारे पास देखा जाता है कि हमारे पास 2 नंबर थे, 2 था और 7 था। 2 की पावर 3 बार अवेलेबल थी, 7 की पावर 1 बार अवेलेबल थी। जो नंबर आपके पास अवेलेबल है उसकी पावर 0 से शुरुआत करिए। कहाँ शुरुआत करिए, 0 से, और इनको ऐसे लिखते जाइए। कब तक लिखिए, जब तक यहाँ तक ना पहुंच जाए। ये लिख दिया हमने, 2 का काम फिनिश हो गया है। यहाँ पर बीच में लगाएं इंटू, क्या लगाएं इंटू। 7 के लिए भी सेम प्रोसेस स्टार्ट करिए, पहले 0 फिर 7 की पावर 1 करिए, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर काउंटिंग करिए, 2 की पावर 0 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 8 4 12 3 15 होगा, ठीक है। 7 की पावर 0 1 होगा प्लस 7 होगा, 7 1 कितना होता है 8 होता है, तो 15 8 कितना होगा बताएं 120। यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट हैं किसके, फैक्टर्स के, वो 20 120 हो जाएंगे। क्या तरीका होता है, अभाज्य गुणनखंड किया, जैसे 2 की पावर 3 बना, 7 की पावर 1 बना। अब 2 की पावर 3 पहुंचने के लिए 0 से स्टार्ट करके जितने भी पावर्स बने सबको ऐड करें। ऐसे ही 7 की पावर 1 पहुंचने के लिए 7 की पावर 0 से स्टार्ट करके 7 की पावर 1 तक पहुंचे, जो माना है उनका मल्टीप्लीकेशन करें, 120 राइट सोल्यूशन होगा। 5वां क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा कि आपका रिस्पांस कैसा है, क्या सीख पा रहे, समझ पा रहे, उसी हिसाब से हम आगे की एक्टिविटी में भी अपनी प्लानिंग चेंज करेंगे। 6ठा नंबर, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म होगा। एक बढ़ई जिसको कारपेंटर कहते हैं, 12 मीटर एक लंबा फट्टा है। फट्टा होता है, सुने होंगे फट्टा आप लोग, बड़ी फट्टे से मार पड़ती है बच्चों को, पहले होती थी, अब तो बहुत ज्यादा सिस्टम चेंज हो गया। आप भी टीचर बनेंगे तो आप मारो नहीं पाएंगे बच्चों को, लेकिन आप पूछिए पुराने लोगों से और खुद भी आप रियलाइज करिए कि मारते थे मास्टर हम लोग को, ठीक है। 12 मीटर फट्टा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसके हमें 10 बराबर भागों में काटना है। एक बात आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो हमारे पास 1 ही मीटर या 1 लेंथ है कोई, अगर हमें 2 बराबर भागों में बांटना है तो हम 1 टुकड़ा मतलब 1 स्पॉट लगाते हैं। अगर हमें 2 बराबर भागों में बांटना है तो हम 3 बराबर भागों में बांटना है तो हम 2 स्पॉट लगाएंगे। देखिए 1 2 3 बराबर भाग में बढ़ गया। जितने बराबर भागों में किसी लेंथ को बांटना होता उससे 1 कम स्पॉट लगाते हैं। 2 में करना था तो 1 स्पॉट लगाएंगे, 3 में करना था 2 लगाएं। ऐसे अगर मुझे 10 बराबर भागों में बांटना होगा तो हम यहाँ पर टोटल 9 का स्पॉट सेट करेंगे। देखिए ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए हम बीच में ही कुछ टैपिंग कर देंगे। बराबर भागों में बांटना तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि बराबर दिखे आप लोग को बोर्ड पर भी। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए टोटल 10 भाग बढ़ गए। देखिए काउंट करिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 के लिए आपने कितने स्पॉट बनाए, कितने पॉइंट किए, 9 9 टोटल किए। इसने हमसे कहा कि एक बार काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। एक भाग काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है कि अगर हमें इसे 10 बराबर भागों में बांटना है तो अपने को कुल कितना समय लगेगा। एक बार काटने में देखो कितनी बार काटा है, ये तो आपको कंफर्म हो गया। अगर 10 बराबर भागों में बांटना है तो 9 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार, 9 बार। तो 9 लिख दिया हमने। गुणे समय की बात करो तो समय भाई देखो एक बार में हमको 2 मिनट 15 सेकंड लगता है और हम 10 बराबर भागों में बांटने के लिए 9 ही बार काटेंगे। यही कंफ्यूजन है इसमें, कुछ लोग इसी को लेकर डाउट में आएंगे। 10 बराबर भागों में इस रस्सी को, इस लंबाई को काटना है, 12 का कोई रोल ही नहीं रह गया। अब हमें लेंथ थोड़ी पता करना है कि प्रत्येक का मेजरमेंट क्या होगा। हमें ये पता था, यहाँ पर पता समझ में आ रही बातें कि 10 बराबर भागों में बांटना है तो 9 टोटल स्पॉट बनेंगे, 9 टुकड़े ब्रेक होंगे, 9 जगह से टूटेंगे। तो 9 को हमें समय से मल्टीप्लाई करना होगा। समय 2 मिनट 15 सेकंड है। 2 मिनट 15 सेकंड को कैसे मैनेज करेंगे, देखिए 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड होगा और 15 सेकंड इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो 135 होगा। लेकिन इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो बाद में 60 से हम भाग कर देंगे। पहले तो अभी आप ऐसे देख लीजिए, 15 चौके 60, 15 9 135, 9 9 81 बटे कितना हो गया 4, 4 बीस हम में 80, 20 बार गया मतलब 20 मिनट हो गया। तो 20 मिनट के दो ऑप्शन है, ना तो ए होगा ना तो ए होगा, इन्हीं दोनों में डाउट है। अब आप देखो कि बचा क्या, एक बचा। तो बता क्या, एक बचा, एक मतलब 1/4 बचा। इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड होगा, 4 15 बार जाएगा। तो 20 मिनट और 15 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हल होगा, जो अच्छा क्वेश्चन है, जूनियर के हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा। आप लोग इसको पॉइंट कर सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन 20 मिनट 15 सेकंड, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का सेट हो रहा है। सातवां देखिए, एक अध्यापिका है ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या, 3 अंक की एक संख्या, 4 अंक की एक संख्या, 5 अंक की एक संख्या। 1 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या, 3 अंक की एक संख्या, 4 अंक की एक संख्या, 5 अंक की एक संख्या, मतलब कुल 5 संख्याएं जोड़ने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो संख्याएं बनेगी उसमें केवल एक का उपयोग हो, ओनली वन इज यूज हियर। तो हमें उसका आंसर बताना है कि उसके आंसर में क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, टीचर आस्क हर क्लास स्टूडेंट टू ऐड 1 नंबर ऑफ सिंगल डिजिट, 1 number of 2 digit, 1 number of 3 digit, 1 number of 4 digit and 1 number of 5 digit. She further told them that they have to use only 1 digit 1, मतलब हमें एक का ही उपयोग करना है। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो आप देखो एक नंबर 1 डिजिट का, एक नंबर 2 डिजिट का, एक नंबर 3 डिजिट का, एक नंबर 4 डिजिट का और एक नंबर 5 डिजिट का। समझ रहे हैं, सबको जोड़ के देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आया 5, 1 2 3 4, यहाँ आया 4, 1 2 3, यहाँ आया 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, क्योंकि हमें एक का उपयोग करके 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट हल है, आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बातें समझ में आई, ये करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़िएगा। रेहान कागज मोड़कर एक घन बनाता है। कागज को लेकर के घन बनाना, सोचिए कभी प्रैक्टिकली आप बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्यूब कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये क्यूब मतलब सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे होती है ना। ये क्यूब है। कागज मोड़कर एक घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। एक ऐसा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसके कुल 25 घन उसने बनाया, 25 घन। सभी घनों को रखने के लिए बड़ा डिब्बा चाहिए, उठा के सारे घनों को एक बड़े से डिब्बे में उसने रख दिया। ठीक है, उस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होगा, सभी घनों को उसमें फिट कर सके ऐसा घन हमें डिसाइड करना है, कैसा डिब्बा सोचना है, क्योंकि जो बनेगा वो भी घनाकार ही बनेगा। अब आप ये समझिए कि जो एक घन बनेगा उसका आयतन क्या होगा। भाई हमारे पास कुल 25 घन है और एक घन जिसकी सभी भुजाएं 5 हैं, तो उसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, एक घन का आयतन 125 है। और ऐसे ही कुल 25 घनों को रखने का डिब्बा चाहिए, तो 125 को 25 से गुणा कर दें, तो 25 पंचे 125, ठीक है, 25 दूना 50, 50 12 62 की 2 हासिल 6, 25 1 के 25 6 31, 3125 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए
जो बड़ा सा डिब्बा जिसमें आप सारे घनों को पैक कर सकते हैं। आप ध्यान सुनिएगा, रोहन ने जो घन बनाया था उसकी प्रत्येक भुजा 5 थी, उसी तरह से उसने कुल 25 घन बनाए थे। एक घन का आयतन 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 125 होगा। सभी 25 को अगर हम लोग मिला दे तो कुल आंसर हो जाएगा 125 गुणे 25 अर्थात 3125 करेक्ट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का 8वें का राइट सोल्यूशन आपको कौन दे रहा है? बी ऑप्शन है। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, ये देखिए बेलन है, जो पाइप है ना बेसिकली वही बेलन होता है। ना बेलन वो है कि रोटी बने, ना सिलेंडर इसको कहते हैं अंग्रेजी में, ना सिलेंडर है जिससे घर में खाना बनता है। ये एक्चुअली एक पाइप पेन होती है, जैसे पेन है मेरी, इसको यहाँ काट दे यहाँ काट दे तो एग्जैक्ट शेप जो बनेगा वही बेलन है। पाइप, वाटर सप्लाई पाइप, ड्रेनेज पाइप, ये सब बेलन है। बेलन की अपनी रेडियस होती है, अपनी हाइट होती है। इसने कहा इसकी त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 12 है। त्रिज्या अगर 7 है, ऊंचाई कितना है? 12 है। त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए एक अन्य बेलन भी बनाया जाता है। एक ऐसा बनाएंगे जिसमें त्रिज्या को ज्यादा कर देंगे, त्रिज्या को ज्यादा कर देंगे ऐसे, और ऊंचाई को कम कर देंगे। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर 7 था यहाँ 7 हो जाएगा और 12 यहाँ हो जाएगा। उनके हिसाब से ऐसा सेट करना है। कह रहा दोनों के आयतनों में अनुपात क्या होगा? आयतन क्या होता है पता है इनका? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 अगर सोच रहे हैं तो पाई लिखने की लिख दे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आर स्क्वायर, वहां पे आर है 7 का स्क्वायर गुणे एच मतलब 12, यहाँ पर पाई रहेगा आर स्क्वायर, इसका आर हो जाएगा 12 का स्क्वायर गुणे 7। दोनों का रेशियो सेट करिए, देखिए सबसे पहले तो पाई ही जाएगा बेचारा, 7 की 1 पावर जाएगी, 12 की 1 पावर जाएगी, 7:12 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट हल होगा। ठीक है, 7:12, यहाँ 7 बचेगा वहां 12 बचेगा। 7:12 विद द रेशियो ऑफ द बोथ सिलेंडर, जिनकी अलग अलग यहाँ पर सिचुएशंस दी गई थी। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूँ 10वां। 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर, जैसे कभी आप कोई यात्रा तय करें तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि जिस व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, आप डिसाइड कर सके कि उस यात्रा में उसके अंदर जो लगा, उसके साथ जो लगा पहिया, उसमें कुल कितने चक्कर लगेंगे, वह कितने चक्कर लगाएगा। कभी भी जो साइकिल का पहिया है, मोटरसाइकिल का पहिया, कार का पहिया होता है बस का, उसकी अपनी एक, क्योंकि वो सर्कुलर होता है, उसकी अपनी एक रेडियस होती है और उसका अपना व्यास भी होता है। वो इतना लेंथ घूमता है, जो लेंथ घूमता है उसको हम लोग सरकमफेरेंस अर्थात परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। पहिया एक चक्कर में, एक बार घूमना मतलब एक चक्कर लगाना, अपने परिधि के बराबर दूरी, सरकमफेरेंस अंग्रेजी में कहते हैं, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, परिधि के बराबर दूरी तय करता है। पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो चक्करों की संख्या हमेशा, जैसे मान लीजिए आपको यात्रा यहाँ से यहाँ तक करनी है, एक शहर से दूसरे शहर तक की, जिसकी अपनी एक सर्टेन लेंथ है, मान लीजिए 330 मीटर है लेंथ। पहिया ए है जिसका व्यास दिया है ना, व्यास दिया है, व्यास मतलब ये पूरा होता है डी, यहाँ से यहाँ तक डबल ऑफ रेडियस। सरकमफेरेंस की बात करी थी, सरकमफेरेंस रेडियस के हिसाब से निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है, और अगर डायमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो पाई इंटू डी होता है। पाई इंटू डी भी सरकमफेरेंस है, 2 पाई आर भी, क्योंकि 2 पाई मिला देते हैं तो यही चीज, सॉरी 2 इंटू आर मिला देते तो यही आपका डी हो जाता है। हमने कहा कि जैसे अब ये पहिया यहाँ से यहाँ तक तय करना चाहता है तो पहिया एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। मतलब एक चक्कर जब घूमेगा ना तो अपने सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ कवर करता है। तो चक्करों की संख्या, कुल दूरी, जो टोटल दूरी है, कुल लिखा कुली नहीं, कुल दूरी बटा पहिए की परिधि होती है। ठीक है, दूरी क्या है जो आपको दिया है 330 मीटर, और परिधि क्या होगी? पाई इंटू डी। पाई का मान देखो दिया है 22/7, परिधि लिखा ना पाई इंटू डी, डी दिया है इसलिए हम डी को ले जा रहे हैं। 22/7 है गुणे डी, डी मतलब कितना? 105। ध्यान रखो कि ये सेंटीमीटर है और या मीटर है। मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर हो गया। गुणे आपका 105 है क्योंकि डायमीटर है। अब आप डिवीजन का मेथड तो जानते हैं कि 7 ऊपर जाएगा 100%, लेकिन उसके पहले आप लिख दीजिए 33,000 गुणे 7 हो गया, ऊपर गया, और 22 रहेगा नीचे और 105 रहेगा नीचे। ये है सिस्टम। अब आइए करिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3000 हुआ। करेक्ट है ना? 7 15 बार होता है, भी सही है। 15 दूना 30, 200 हो गया। 200 को 2 से सीधा भाग करिए, 100 आएगा। 100 चक्कर लगाएगा कुल।
अपना पहिया जिसका व्यास दिया था इस दूरी को तय करने में कुल 100 चक्कर लगाएगा। तो 10वां प्रश्न आपका डन हो चुका है, आप नोट कर सकते हैं। 11वां देखिए, x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। हमारे पास कुल 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। x है, x प्लस 3 है, x प्लस 6 है, x प्लस 9 है और x प्लस 12 है। का जो माध्य है, माध्य दिया है मीन जिसको कहते हैं, वो है 15। माध्य क्या दिया है, मीन जिसको कहेंगे, वो है 15। माध्य हमेशा जो होता है योग बटे संख्या होता है, जो पदों का योग बटा पदों की संख्या ही हमेशा माध्य होती है। अगर हम पदों की संख्या से माध्य को मल्टीप्लाई कर दे तो योग मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास कुल 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। आपको अगर माध्य दिया है तो इन पदों का योग 15 × 5 = 75 होगा। कितना होगा, 75। 15 को 5 से गुणा कर दीजिए, इन सभी पदों को जोड़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पहले 3 पदों का, प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। तो तीनों का पहले मान निकाल ले तो माध्य करें। तो जोड़िए, 1x 2x 3x 4x 5x, तो हो गया 5x प्लस 3 6 9 9 9 18 12 30 बराबर 75 हो गया। तो 5x बराबर घटा दीजिए तो कितना होगा, 45। x बराबर 9, x बराबर क्या हुआ, 9। अगर x हुआ 9 तो ये भी होगा 9, ये होगा 12 और ये होगा 9 6 15। तो सभी को जोड़ दीजिए, बटा आप कर दो 3। 15 12 27 9 36 होता है, 36 बटा आप 3 करोगे तो 12 आएगा। आंसर इसका 12 है कहीं, हाँ बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 12 करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं, राइट सोल्यूशन। 11वें क्वेश्चन का आंसर 12 है, 12 है। आगे बढ़िए, समीकरण टाइप का क्वेश्चन है, भी पूछ लिया जाता है, इतना कैलकुलेशन तो हमें क्लियर होना चाहिए ना। 7 - x है डिवाइड बाई 5x + 3 है, इतना लीनियर हमको क्लियर होना चाहिए। 5x + 1 है बराबर 3 है। x + 1/x - 1 का मान पूछा है, तो पहले तो x क्लियर हो जाए तो हम मान निकालें। देखिए, हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसको 3/1 मान लें, तो हो जाएगा 3 × 5x + 1 बराबर 7 - x। इसको 3 × 5 = 15x कर दें, प्लस 3 कर दें, 7 - x कर दें। आगे बढ़िए, x उधर ले जाइए तो 16 कितना होगा, 14 होगा, नहीं जुड़ेगा, हाँ 16x होगा। और इसको इधर लाइए तो 4 होगा। तो भैया x बराबर 1/4 होगा। क्यों, 4/16 मतलब 1/4 होता है। अब आप इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे इसको, मतलब एक ही चीज है। 1/4 + 1/4 - 1, ये तो आपका 4 1 के 4 5/4 होगा, गुड़े एक बात में कंफर्म हो गया 1/4 और 1 का डिफरेंस 3/4 आएगा, बट नेगेटिव में, तो पहले से माइनस लगा के अपना काम कर लेते हैं। 3/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगी, इसका मान 3/4 होगा। 4 से 1 घटेगा, 4 4 से कैंसिल हुआ, -5/3 कहीं है, हाँ पहला ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, राइट सोल्यूशन है। 5/4 होगा, 4 1 के 4 1 5/4। यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 1 -4 + 1 -3 आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो 3 नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर जाएगा, कैंसिल होकर -5/3 हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया है 12वें क्वेश्चन का। अब इसको देखिएगा, a - b आपको दिया है 7, a² + b² 29 दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर देखा जाए तो आपसे 1/a - 1/b पूछ रहा है, इसका मान हमसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कैसे कर पाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। a - b दिया है, a² + b² बराबर 29 दिया है। हमसे जो पूछा है पहले उसमें रिक्वायरमेंट समझो कैसी है। जैसे अगर हम इसको क्रॉस करते तो b - a बटा ab होगा। b - एक्चुअली आपके पास a - b है, नॉट b - a, बट अगर हम इसको b - a करें ना तो हो जाएगा, ये -7 होगा। अगर हम माइनस इधर लगा दें दोनों पक्षों में तो b पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव और 7 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसकी जगह ऊपर 7 लिख सकते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ ऊपर 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। डाउट अब इसी दोनों में है, अगर एक होता तो ही अपना आंसर हो जाता, बट अपने पास अभी ए बी नहीं है, ए बी हमको सोचना होगा। जैसे भैया आपको a - b दिया है, कितना दिया बोलो, 7 दिया है। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो a - b का स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, होता है ना। इसका मान अपने को दिया है कितना, 29, इसीलिए दिया ही है, नहीं तो उसका कोई रोल ही नहीं था। -2ab बराबर 49, उसको उधर करें इसको इधर करें तो 2ab = -20 होगा, -20 होगा। क्यों, 49 घटेगा। भैया ab का मान कितना आएगा पता है, -10 आएगा। 2 से डिवाइड करें
-10 आएगा। और एक चीज आपने देखा था कि हमने इसकी जगह जो 7 लिखा है वहां पर एक्चुअली 7 नहीं है, -7 है, सही है ना। और नीचे ए बी की जगह हमारा -10 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर 7/10 होगा। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। तो आइए 14th देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? एज पर द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005-2005 व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट विद द प्राइमरी मैथमेटिक्स कैरिकुलम। आपको एनईपी के बारे में संस्थान में सभी टीचर मतलब प्रमोद सर ने भी, जितेंद्र सर ने भी, विवेक सर ने भी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया है, तो मुझे बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करना उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं मैथ ही पढ़ाएं। हालांकि क्वेश्चन दिया है, मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। जहां पे ऐसी पेडागॉजी होगी जो थिंकिंग लर्निंग बेस्ड होगी, ये ऐसी चीजें होती है जो कि लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, उसमें आपकी चेतना, आपका विवेक नहीं काम करता, उसमें फैक्ट है, पहले से क्लियर है कि यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन नहीं है। जो पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम परिचर्चा के लिए निम्नलिखित में कौन सा, इसमें जो अच्छा उपयुक्त एग्जाम्पल है वो है अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी को प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ, मतलब कंक्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट, यह कहते हैं कि इसमें संतुष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। यही इसका सही उत्तर भी होगा। जो मूर्त से अमूर्त की तरफ मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, यह डिसाइड करना कि वह इससे संतुष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, यह प्रक्रिया उसमें पूरी तरह से अप्लाइड होनी चाहिए। यही इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा पहला। बाकी इसमें है कि मुख्य रूप से वही प्रकरण टॉपिक सम्मिलित होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है हमेशा वही टॉपिक शामिल होंगे जो कि आगे काम आएंगे। काम तो लगभग हर चीज आती है, अपने पाठ्यक्रम में काम आए, जीवन में काम आए, लगभग हर जगह काम आती है, तो इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया था। पाठ्यक्रम को बीजगणितीय संकेतन और समस्या समाधान में उपयोग का परिचय तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर इसको करते भी तो हम लोग गलत करवा देते। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हर तरह की एक्टिविटी के लिए जो मूर्त से अमूर्त की तरफ मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आपकी लर्निंग, आपका अप्रोच डेवलप करना, यही प्रायोरिटी थी और इसी को यहाँ पर शामिल किया गया था एज ए एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन हम सेशन का कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास के लिए उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में कौन सी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द मोस्ट appropriate for the development of the spectacle understanding among the primary grade learners? संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रयुक्त करना, representing the numbers on the number line, नहीं। दिक् स्थान मतलब एक्टिविटी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जहां पे कुछ स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल अपीयरेंस के लिए इस चीज को अप्लाई किया जाता है। कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, यही इसका सही आंसर है दिक् स्थान के लिए। मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी मापना, नहीं, ये नहीं हो सकता। ज्यामितीय आकृतियों के नामों का स्मरण करना, नहीं होगा। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो होप सो यह सेशन आपके लिए उपयोगी था और निश्चित तौर पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ था। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, सभी प्रश्नों को रिवाइज करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपने फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट में जरूर प्रेषित करिएगा और मैं डेली की डेली एक्टिविटी आपके लिए अपने प्रयास में शामिल करने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन की रहिए, जिससे मैं वीडियो वहाँ पे आपको दे सकूँ, एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व कर सकूँ। बाकी आप अपने विचार, अपनी बातें हमें स्पष्ट करेंगे तो हम उसके हिसाब से और भी आगे आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा उसको करने की कोशिश करूँगा। तो मैथ के लिए निराश ना हो, परेशान ना हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन और आपके लिए सफिशिएंट सेशन होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।